दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स में हम आपको डेली जियो पॉलिटिकल अपडेट्स बताते हैं और उनकी इनसाइट्स भी। तो आज की जियो पॉलिटिकल अपडेट में सबसे पहले तो मैं आपको न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको ईरान लेके जाऊँगा, जहाँ पर यूएसए ने कैसे ईरान पर अपना इकनॉमिकल शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान और चाइना दोनों तिलमिला गए। ईरान के बाद मैं आपको लेके चलूँगा पाकिस्तान, जहाँ से दो बहुत इंटरेस्टिंग खबरें सामने आई हैं। सबसे पहली खबर में तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ईरान वॉर की वजह से कैसे पाकिस्तान, यूएसए और चाइना के बीच में एक ढोल बन चुका है, कभी यूएसए बजा रहा है तो कभी चाइना। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि यूएई ने जो अभी हाल ही में $3.1 बिलियन का जो बेल पैकेज पाकिस्तान को दिया था, या जो मनी या लोन समझ लीजिए, जो पाकिस्तान को दिया था, वो वापस क्यों मांगा, एग्जैक्टली उसके पीछे की बात क्या थी। इन सब के बाद मैं आपको लेके चलूँगा अफ्रीका। अफ्रीका इन सारी खबरों में क्यों दब के रह गया है और हमको एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स क्यों अफ्रीका को ध्यान से पढ़ना और वहाँ की एक्टिविटी देखना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं आपको वहाँ पर दो मेन खबरें बताऊँगा, जहाँ पर एक तो रिबेलियन ग्रुप कैसे अफ्रीका में काम कर रहा है, जो वहाँ पर दहशत फैला के रखा हुआ है। दूसरा कॉन्गो में, जहाँ पर माइनिंग ऑफ कोबाल्ट और आपके जो मिनरल्स होते हैं, प्लस आपके गोल्ड की माइनिंग कितनी ज़्यादा होती है, और इन सब के बीच में कैसे वो एक जियोपॉलिटिकल का हब बनता जा रहा है अफ्रीका। रशिया, चाइना और यूएसए तीनों मिलकर कैसे अफ्रीका को एक वॉर जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जियोपॉलिटिकल की इन डेप्थ नॉलेज और डॉट टू डॉट चीज़ें बताते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम आज की स्लाइड से। तो पहली जो हमारी स्लाइड है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साइन हुआ है रिसेंटली मतलब आज ही हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या उसमें बात हुई है उसमें हम देख लेते हैं। इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जीरो ड्यूटी ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स इन न्यूजीलैंड, कवर्स 8,000 प्रोडक्ट्स। इंडियन गुड्स विल नाउ गेट मोर कॉम्पिटिटिव इन द न्यूजीलैंड मार्केट। बूस्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल और अपैरल के लिए बहुत बूस्ट मिलेगा, फार्मास्यूटिकल्स के लिए मिलेगा, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए मिलेगा, ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स के लिए मिलेगा, स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड मोर। इन्वेस्टमेंट बूस्ट आएगा $20 मिलियन का, जो कि 15 ईयर्स के अंदर न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। जॉब्स एंड वीजाज, 5,000 वर्किंग वीजाज फॉर इंडियन प्रोफेशनल स्किल वर्कर्स एंड टैलेंट, मोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन वर्कफोर्स। व्हाट इंडिया गेव इन रिटर्न, वूल अब वहां से इंडिया के अंदर आएगा, टिम्बर आएगा, वाइन आएंगे एंड फ्रूट्स। ये न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। बट इंडिया प्रोटेक्टेड इट्स सेंसिटिव मार्केट लाइक डेयरी एंड एग्रीकल्चर, जो हमेशा हमारे लिए सेंसिटिव टॉपिक रहा है। तो इसके ऊपर कभी भी हाल ही की जो सरकार है वो बात नहीं करती। जो अभी 14 साल से बीजेपी की सरकार आई है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर को एफटीए से हमेशा से दूर रखती आई है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मार्केट इन इंडिया। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट में आए तो ट्रेड डबलिंग टारगेट है, बायलैटरल ट्रेड एक्सपेक्टेड टू डबल इन कमिंग ईयर्स। ग्लोबल स्ट्रेटेजी, इंडिया इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड मार्केट एंड एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इकोनॉमिक विन विन की बात करें तो स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन, मोर इन्वेस्टमेंट, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर बोथ द नेशंस। All India exports now duty free, covers 8,000 products, 20 billion investment, 5,000 working visas and protecting Indian forces। ये मैंने आपको बता दिया। India is expanding global trade war, lower cost, higher competitiveness, more markets, more opportunities, more jobs, building a विकसित भारत through global partnership। ये इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिक पॉइंट था। अब अगर थोड़ा सा इन डेप्थ इस ट्रेड एग्रीमेंट में चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंडिया न्यूजीलैंड FTA साइनिंग, ड्यूटी ऑन 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स डाउन टू जीरो। टॉप पॉइंट्स टू नो, टॉप पॉइंट्स में आपको, खबर काफी बड़ी है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। टॉप पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के इस खबर में दिए। सबसे पहला पॉइंट है, द पैक्ट हैज 20 चैप्टर्स कवरिंग की एरियाज सच एज ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, सैनिटरी एंड फिजियोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड रेमेडीज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये सारी चीजें इस ट्रेड एग्रीमेंट में बात हुई है। फॉर इंडिया द एग्रीमेंट ऑफर्स सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्रीज। इसका ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है, सच एज टेक्सटाइल, प्लास्टिक, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, विल एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस। न्यूजीलैंड जिसका एवरेज अभी तक 2.3% कर दिया है।
नए ट्रेड एग्रीमेंट में। न्यूजीलैंड हैज ऑल्सो कमिटेड टू इन्वेस्ट 20 बिलियन इन 15 ईयर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया दिया। सर्विसेज में आते हैं तो इंडिया हैज सिक्योर्ड मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स अक्रॉस सेवरल हाई वैल्यू सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, tourism, construction and a range of other businesses. Agreement also creates new opportunities for skilled Indian profession through a temporary employment entry visa pathway. This will allow up to 5,000 Indian professionals in skilled occupation and stay to work in New Zealand in a period of up to 3 years. Additionally, Indian exports of wine spirits will receive duty-free access to the New Zealand market. At the same time, wines imported from New Zealand will enter India at a concessional tariffs with duties to be reduced gradually over a 10 period of time. Wines अब हम और अच्छे से ड्यूटी फ्री एक्सेस कर पाएंगे, न्यूजीलैंड की मार्केट में हम बेच पाएंगे। फॉर न्यूजीलैंड हमने क्या दिया है, द एग्रीमेंट प्रोवाइड सब्सटेंशियल एक्सेस टू इंडियन मार्केट फॉलोइंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन इंडियाज ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हैज ओपन 70% ऑफ टैरिफ लाइंस टू न्यूजीलैंड। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने करा वैसे ही न्यूजीलैंड 70% टैरिफ न्यूजीलैंड के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की तरह हमने खोल दिया। इंडिया हैज ऑल्सो गारंटेड टैरिफ कंसेशंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एप्पल्स, कीवी फ्रूट, मनुका हनी एंड एल्यूमिनियम इंक्लूडिंग मिल्क, एल्यूमिनियम। However, these benefit will be subject to quota limits and minimum export price requirement. कोटा के थ्रू आएगा, काफी सारे थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स जो फिर न्यूजीलैंड के शायद फेमस होंगे वो उन्होंने ड्यूटी फ्री तो नहीं करा है बट उसमें कंसेशंस दिए हैं इंडिया ने। सबसे बड़ी बात, इन एडिशन टैरिफ टू अ रेंज ऑफ आयरन एंड स्टील, स्क्रैप एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेजुअली एलिमिनेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। धीरे धीरे आयरन एंड स्टील के, स्क्रैप एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के जो भी टैरिफ्स थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट इंडिया और न्यूजीलैंड कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट्स आए हैं, सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं। ये ट्वीट तो सबसे पहला है तो जो बॉल रूम कल जो अटैक हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे, गन फायरिंग हुई थी उसके पार्टी में, उसके लिए है ये। और ये वाला जो ट्वीट है ये जो उनका टैरिफ्स की वजह से $159 बिलियन जो इसको वापस करना है उस पर थोड़ा ये तिल मिला गया है सुप्रीम कोर्ट पर, ये वो ट्वीट है। मैं दोनों अलग से बताता हूं आपको। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट इज एग्जैक्टली द रीजन दैट आवर ग्रेट मिलिट्री, सीक्रेट सर्विस, लॉ एनफोर्समेंट एंड फॉर डिफरेंट रीजन एवरी प्रेसिडेंट फॉर द लास्ट 150 years हैव बीन डिमांडिंग दैट अ लार्ज, सेफ एंड सिक्योर ballroom be built on the grounds of the White House. This event could never have happened with the military top secret ballroom currently under construction at the White House. It cannot be built fast enough. While beautiful, it was very highest level security feature there is, plus there are no rooms sitting on the top of unsecured people to pour in, and inside the gate of the most secure building in the world, the White House, the ridiculous ballroom lawsuit brought by the woman walking her dog, who has absolutely no standing to bring such a suit, must be dropped immediately. Nothing should be allowed to interfere with its construction, which is on budget and subsequently ahead of schedule. Thank you for your attention to this matter. ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। हुआ ये था कि ट्रम्प साहब ने एक बॉल रूम की कंस्ट्रक्शन शुरू करी है व्हाइट हाउस के अंदर बेसमेंट में। अब क्या है कि आज तक कितने प्रेसिडेंट ने इस चीज के लिए बोला है इसकी तो मेरे को देखो नॉलेज है नहीं, ना मैंने पढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम का मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको बता देता हूं, पिछले का मैं नहीं जानता टू बी वेरी फ्रैंक। अभी क्या हुआ है, इसने एक बॉल रूम बनाया और बॉल रूम पार्टीज के लिए होता है, आपको पता ही है, ये सब इनको पार्टीज का ज़्यादा ही शौक है कुछ, तो पार्टीज के लिए एक इन्होंने बॉल रूम नीचे बनाया। उस बॉल रूम के अगेंस्ट एक लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि ये बॉल रूम की कंस्ट्रक्शन वॉशिंगटन डीसी में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस इज अ प्लेस वेयर वी डू वर्क, where the president lives and work for the country and welfare of our country, the great USA. तो उसने बोला कि यहाँ पर किसी तरह का बॉल रूम की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग रखी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे पड़ गया था उसी टाइम से कि यार बॉल रूम बना रहा हूँ, इससे क्या दिक्कत है, बहुत सुंदर बनाऊंगा और सब पार्टीज कर सकेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस पे शिकंजा कसते गए, सुप्रीम कोर्ट का भी बार बार आता गया कि हम आज करेंगे, कल करेंगे और इसके ऊपर सुनवाई होगी। अब क्या हुआ कि इसने एक पार्टी रखी, कल मैंने आपको बताया, और उस पार्टी में फायरिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है आई डोंट नो, पता नहीं, हो जाती है। तो वहां पर एक पार्टी में फायरिंग हो जाती है और उस पार्टी की फायरिंग के बाद मैंने कल आपको बताया था, पूरी एक्सप्लेन करके बताया था। सबसे पहला तो वो कहता है कि लोन वुल्फ अटैक है जो जिसमें ईरान फेमस है, लेकिन ये खबर ईरान से रिलेटेड नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। उसके बाद उसने कहा था वो जो बंदा अटैक कर रहा था उसने $25 कमला हैरिस के अकाउंट में डाले थे इन 2024, जब कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल शिप के लिए खड़ी हुई थी। तो उसने प्रेसिडेंशियल शिप
में खड़ी हुई कमला हैरिस जो डेमोक्रेट है उससे रिलेटेड करती हुई चीज़ बताई, लेकिन उसने कहा कि डेमोक्रेट्स का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भी मैं बता दूं, डेमोक्रेट्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना इसमें ईरान का हाथ है। ऑल्दो इसने बोल दिया कि हो सकता है ईरान का हाथ हो, फिर इसने बोला डेमोक्रेट्स को ये पसंद करता है, हो सकता है डेमोक्रेट्स के साथ हो, लेकिन नहीं। अब तीसरा जो आज इस भाई ने ट्वीट डाला है वो ये बोला है कि यार मैंने बॉल रूम बनाया, अब देखो अगर बॉल रूम ना बनाता तो ऐसे अटैक्स कितने आसानी से हो जाते। तो अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये फैब्रिकेटेड था या ये अटैक मैनमेड था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, बट आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है। तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, उसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि ये अटैक नेचुरली हुआ है तो वेल एंड गुड, आपकी समझ आप समझो, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें दाल में कुछ काला है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगले ट्वीट पे। अगला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का है जो कि टैरिफ स्पेस ने बोला था, पीपल एंड कंपनीज दैट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ आवर कंट्री फॉर डेकेड्स बिकॉज ऑफ द हॉरिबल एंड द रिडिकुलस यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन टैरिफ आर नाउ सपोज टू बी गिवन बैक $159 billion. All they have to do was one little half sentence that the United States does not have to pay back monies that were already paid, and our country would be $159 billion richer. That's more than most countries are worth. Think of it, just one half sentence and we would have saved $159 billion. Wouldn't they have done for your nation? President Donald J. Trump. अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देती, एक आधा सेंटेंस बोल देती कि हमको जो $159 बिलियन, $160 बिलियन जो हमने टैरिफ के नाम पर लिया वो हमको देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ये अभी भी वही चूरन चटा रहे कि भाई ये तो दूसरी कंट्री से आया है। अभी भी ये नहीं बता रहे कि हमारे इंपोर्टर्स ने ये टैरिफ दिया है। भाई जो इंपोर्टर से टैरिफ आपने लिया है उनको वापस तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कंट्री को कह रहे हो कि आपको फायदा हुआ है तो वो फायदा पहुंचाओगे कैसे? अगर इंपोर्टर्स $159 बिलियन वापस नहीं लेंगे तो चीज की कॉस्ट बढ़ा देंगे। वो चीज की जो कॉस्ट बढ़ेगी वो कौन पैसा देगा? भाई यूएसए की पब्लिक ही तो देगी। अब यूएसए के पब्लिक को अगर फायदा पहुंचाना है तो या तो अगर प्राइजेस को स्टेबल रखना है तो उसके दो हो सकते हैं, या तो जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको बोलो वो पे करे, वो कभी करेगी नहीं। दूसरा, या तो सरकार इसका खर्चा उठाए। अगर आप इंपोर्टर्स पे खर्चा डालोगे तो इंपोर्टर तो भाई पैसे का प्राइस बढ़ाएगा ही ना, वो अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा। अब ये इसको सिंपल सी मैथ समझ नहीं आती या समझाना नहीं चाहता या फिर गुमराह करने का तरीका, अब क्या बोले इंसान। तो ये दो ट्वीट्स आज डोनाल्ड ट्रंप के आए थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। तीसरी खबर एनडीटीवी की तरफ से, मैंने ट्विटर से उठाई है, एनडीटीवी की तरफ से आई है। ये वही खबर है जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कार्गो प्लेन्स यूएसए के जो उतरे थे उसकी ना एक डिटेल रिपोर्ट एनडीटीवी डेटाफाई ने बनाई है। ये आप इसको जरूर देखिए, इस वीडियो को देखिए आप। लैपटॉप 3 सिर्फ एक ही से चलाया जा रहा है। ये आप हर रोज का बता रहा है कि 10 अप्रैल को, फिर 12 अप्रैल को एक प्लेन गया, ये वापस आया। आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर लिखा है डजन्स ऑफ C7 ग्लोब मास्टर 3 ऑफ द यूएस एयरफोर्स हैव लैंडेड एट पाकिस्तान नूर खान बेस दिस मंथ एज इस्लामाबाद होस्ट पीस टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान। दीज जंबो जेट्स हैव बीन डिप्लॉयड to bring in necessary personnel and equipment for the visit of high-profile US officials like J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff, and Donald Trump's son Jared Kushner. Vance participated in the first round of peace talks held in 11 से 12 अप्रैल को. Second round talks expected in few days, but वो cancel हो गया, आपको पता ही। Representative Witkoff and Kushner. The foreign visit of high-ranking US official like the president, Vice President requires a lot of advanced groundwork. तो ये groundwork के नाम पर इन्होंने ग्लोब मास्टर वहाँ भेजे थे। बट अभी तक पाकिस्तान लॉकडाउन में क्यों है? अभी तक जेडी वांस को गए हुए तो आज 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, तो अभी तक वो लॉकडाउन में क्यों है? इतने सारे प्लेन्स आप देख रहे हैं, ये सारा रूट, ये सब इसी का ही है, G17 ग्लोब मास्टर। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मेरे ख्याल से 7 टन का वजन उठा सकता है ये मैंने एक जगह पर पढ़ा था। तो 7 टन तो एक प्लेन, 1 प्लेन, तो इतना सारा क्या लेकर आया है? मैंने आपको कल भी बताया था, शक के दायरे में है। इस चीज का शक ईरान को भी है प्लस इंडिया को भी है। अगली खबर पे आते हैं, चाइना और ईरान के ऊपर। ईरान प्लस
China. US-Iran war, US Treasury sanction Chinese teapot refinery and 40 shipping firms and vessels in a bid to pressure Iranian oil revenues. The United States has intensified its campaign to disrupt Iran primary revenue streams, targeting global networks linked to its oil trade and so-called shadow fleet in what officials described as economic fury operations. The US Department of the Treasury Office Foreign Assets Control on Friday, April 24, sanctioned China-based independent teapot refinery, Hengli Petrochemical Refinery Limited. According to this US Treasury Department, the refinery is one of the Iran's largest buyer of crude oil and petroleum products, having purchased billions of dollars of Iranian energy exports. The Treasury also designated 40 shipping firms and vessels identified as a part of shadow fleet. These vessels officials help facilitate the transport of Iranian petroleum and petrochemicals to global market, providing what Washington described as a financial lifeline of the Iranian regime. ये तो हो गया यूएसए का एक्शन, ठीक है। अब इसमें आप देखो चाइना का रिएक्शन। चाइना का रिएक्शन ये रहा कि यूएस ईरान वॉर, चाइना स्लैम्स यूएस सैंक्शंस ऑन ऑयल रिफाइनरी ओवर ईरान्स ऑयल वो टू डिफेंड firms. China strongly opposed to the United States decision to sanction Hengli Petrochemicals, a refinery based in Delhi, for purchasing Iranian crude oil, calling the move illegal, unilateral sanctions lacking an international legal basis. The US announced the measure on Friday, which blocked the company and entities involved in transporting Iranian oil, accessing the American financial system. Reaction to the development, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian criticized Washington on abusing sanctions, exercising long-term jurisdictions. ये कह रहा है कि आप सैंक्शंस को ना अब्यूज करते हो और लॉन्ग टर्म आर्म जुरिस्डिक्शंस को हमेशा ही बढ़ावा देते हो, एंड अर्ज इट स्टॉप द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, एम्फसाइजिंग बीजिंग इन सेड चाइना वुड फर्मली सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स कंपनीज. द डेवलपमेंट कम्स एज चाइना रिमेन्स द लार्जेस्ट बायर ऑफ इरानियन ऑयल विद सेवरल फर्म्स एंगेज इन सच इंपोर्ट्स एंड यूएस रिस्ट्रिक्शंस. अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये बताता हूं कि टी पॉट रिफाइनरीज क्या होती हैं. टी पॉट रिफाइनरीज क्या होती हैं? टी पॉट रिफाइनरी चाइना की छोटी प्राइवेटली ओन्ड इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरी है जो बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनी से अलग रहती है. अब इसमें होता क्या है, टी पॉइंट रिफाइनरीज जो होती है ना वो ब्लैक फ्लीट से और मतलब ब्लैक मार्केट से एक तरीके से तेल खरीदती है. सबसे ज्यादा वो खरीदती है ईरान से, रशिया से, वेनेजुएला से. इनसे सैंक्शन तेल खरीदती है कम रेट पे. लेकिन चाइना की जो रिफाइनरीज होती है ना उनका एक फंडा बहुत क्लियर होता है. वो क्या करती हैं, वो इसको ना हमेशा मेन रिफाइनरी से अलग रखती हैं, किसी तरीके का कोई बिजनेस आपस में नहीं कराती, ताकि ऐसा जो दिन कभी आए, जो आया है अभी, जो सैंक्शंस लग चुके हैं, तो इस सैंक्शन की वजह से किसी बड़ी रिफाइनरी पे किसी तरीके का असर ना पड़े. क्या है ना कि अगर सपोज करो कि छोटी रिफाइनरी है, टी पॉइंट रिफाइनरी छोटी रिफाइनरी है, ये अगर अपना जो ब्लैक मार्केट से खरीदा हुआ तेल है, किसी अगर सपोज करो उसने किसी बड़ी तेल की इंडस्ट्री को या रिफाइनरी को दे दिया, अब अगर यूएसए का सैंक्शन लग गया तो यूएसए बोलेगा कि भाई इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी जगह पर चाइना में माल जा रहा है मैं उन सब पे सैंक्शंस लगाता हूं, तो बड़ी वाली जो कंपनी है उनको कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी. इसलिए चाइना का ये एटीट्यूड भी रहता है और स्ट्रेटेजी भी रहती है कि भाई तुम ब्लैक में माल खरीदो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बड़ी रिफाइनरी से अलग रखो. अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि टीपॉट क्यों रखता है, बड़ी सरकारी रिफाइनरी के मुकाबले ये इतनी छोटी दिखती है कि इंडस्ट्री के इन्हें मजाक का नाम रख दिया. ये तो चलो नाम के ऊपर है. अब इसमें क्या है कि ज्यादातर ना शेंगडोंग प्रोविंसेस में होती है, चाइना के प्राइवेट होती है और इंडिपेंडेंटली काम करती है, स्मॉल टू मिड स्केल में होती है, डिस्काउंट और सैंक्शन तेल खरीदती है, ज्यादातर ईरान, रशिया और वेनेजुएला से रहती है. तो अब यूएसए ने इस रिफाइनरी पर अपना सैंक्शन लगाते हुए इस पे सैंक्शन लगा दिया. अब होता क्या है कि इसके सैंक्शन की वजह से ना दोनों तरफ बहुत चोट लगी. वो चोट ईरान में भी लगी प्लस चाइना में भी लगी. तो इसकी वजह से अब यूएसए भी एकदम से तिलमिला गया, चाइना भी एकदम से तिलमिला गया. चाइना ने बोला कि आप सैंक्शंस के नाम पर एक बंदूक लेके चलते हो और जिस पे मन करता है वो बंदूक तान देते हो और डराते हो सबको. और चाइना ने बोला है कि हम अपनी कंपनीज का जो वेलफेयर है हम वो जरूर देखेंगे और इस चीज का जवाब यूएसए को लॉफुली देंगे, ऐसा चाइना कह रही है. अब क्या है ना, देखो अगर यूएसए को ये जंग रोकनी है ना, मिट्टा मारा है ये मैं बोल ही रहा हूं, तो यूएसए को अगर ये जंग रोकनी है तो इकोनॉमिकली डैमेज ईरान को करना ये मजबूरी है ट्रंप की, ये करना ही पड़ेगा. अब चाहे किसी कंट्री को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं समझता हूं कि ट्रंप वोंट गिव अ डैम अबाउट इट. वो इस चीज के लिए जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी तरीके से वो डैमेज का सोचता तो वो गल्फ ऑफ ओमान को बंद ना करता और सबकी शिप फ्रीली जाने देता. उसने बंद किया ना,
क्योंकि वो चाहता है कि ये जंग जल्दी बंद हो, और जब तक इकोनॉमिकली उसको क्रिपल नहीं कर देता ईरान को, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी, ये अच्छे से यूएसए जानता है। इसलिए उसका ये स्टेप उठाना जरूरी भी था और बहुत अच्छा भी है। जैसा गल्फ ऑफ ओमान को बंद करना एक बहुत अच्छा स्टेप था भाई ट्रंप, ये स्टेप भी बहुत अच्छा है। अगली स्लाइड पे अब हम आते हैं। अगली की जो 2 स्लाइड्स है ना, या 2 जो मेरी हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर है। अगली 2 मेरी जो मेन रिपोर्टिंग है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया के ओपिनियन में भी खबर आई। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, यूएस पाकिस्तान टैंगो, दिस रिस्की डबल गेम में डेंट इस्लामाबाद रिलेशन विद बीजिंग एंड ऑल्सो कॉज इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन। ईरान नो शो इन इस्लामाबाद एक्सपोजेस पाकिस्तान रिस्की प्लान बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी पहले आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या है। ये जो खबर है ना, मतलब आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट खबर इसलिए भी है क्योंकि पिछले 5-6 वीडियो से मैं आपको जो भी बता रहा हूं ना, पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में, इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, यूएसए के बारे में, इन तीनों के बारे में, वो पूरी की ना आप निकाल के चलो, ये निचोड़ इस खबर में है। सब कुछ इस खबर में सब कुछ बताया हुआ है, जो मैं 5-6 दिन से आपको डिटेल्ड में समझा रहा हूं। ब्रीफली इसमें सब कुछ बताया हुआ है, और जितनी भी मेरी बातें थी, जितनी भी मेरे एनालिसिस था, वो ये खबर उस पर एक बहुत बढ़िया मोहर लगाती है। कैसे लगाती है, अब मैं आपको वो सारी चीज इस खबर में बताऊंगा। ये देखिए, इसमें आता है कि अमेरिकन्स इन इस्लामाबाद, the question arises as to who promised Trump that a meeting between US officials and Arakchi was possible in Islamabad, despite Iranian clearly stating that they were no more interested in another round of dialogues। अब ये कह रहा है कि भाई, जब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ईरान ने मिलने से मना कर दिया था, तो यूएसए के ऑफिशियल्स को ये किसने तसल्ली दी कि अरक्ची जो है, अभी जो अरक्ची आए थे वो चले गए ना, मिले तो नहीं थे यूएसए से, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। लेकिन वहां से ट्रंप ने तो तैयारी कर दी थी स्टीव विटकॉफ को भेजने की और जैरेड कुशनर को भेजने की। तो ये न्यूज ये पूछती है कि किसने ये झूठी तसल्ली यूएसए को दी कि भाई वो तुमसे सेकंड पीस टॉक्स के लिए मिलने आ रहे हैं। ये किसने झूठी तसल्ली दी? ऑब्वियसली आसिम मुनीर ने दी। उसने झूठी तसल्ली ये दी कि भाई तुम भेज दो, वो आ रहा है, मैं यहां बैठ के बात करूंगा। ऑल्दो आसिम मुनीर को अच्छे से पता था कि अरक्ची साहब मिलने नहीं आ रहे हैं, वो इनको लेटर देने आ रहे हैं, केवल और केवल ये बताने आ रहे हैं कि भाई मेरी अगली जो डिमांड्स हैं वो क्या है, जो आपको यूएसए के आगे रखनी है, आसिम मुनीर को रखनी है। उसके बाद भी वहां पर झूठी उसने वहां पर बात बोली कि आप यहां भेज दो, मैं यहां मिलवा दूंगा। आगे ये कहता है कि वन कैन इजिली मेक आउट दैट Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir had ensured the US of persuading Iran for dealing favoring the US to initiate the process. Pakistan held a meeting 30 March को Foreign Minister of Egypt, Turkey, Saudi Arabia and US allies before the first round of Islamabad talks were sensing their response to a possible deal between US and Iran. China was not pleased at the diplomatic strategic overreach by Pakistan without consulting it. अब आसिम मुनीर ने तो भाई मिलने को कह दिया यूएस, और इन सबको बिठा दिया और कह दिया कि भाई इनकी पीस टॉक कराते, लेकिन इस पीस टॉक्स की वजह से चाइना से इसने किसी तरीके की कोई कंसल्टेशन नहीं करी। अब चाइना से तो करना है ना भाई, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि उसके अंदर मल्टीपल फादर डिसऑर्डर है, वो हर किसी से पैसा ले लेता है, जिससे पैसा लेता है उसको अपना पिताजी मान लेता है। तो जैसे यूएसए उसका एक पिताजी है, वैसे ही चाइना भी उसके एक पिताजी हैं। तो चाइना कहता है कि भाई तुमने अपने एक पिताजी से पूछा, दूसरे से तो पूछो, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं और चाइना हो गया नाराज। तो अब क्या है, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इशक दर वाज समन्ड बाय बीजिंग। अब जब चाइना नाराज हुआ ना, तो उसने इशक दर को बीजिंग बुला लिया एंड मेड टू साइन अ 5-point declaration giving primacy to UN charter, a formulation that China repeated in the UN Security Council on April 7 while voting against a resolution moved by Bahrain। अब बहरीन के नाम पर उसने पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने एक यूएस काउंसिल में 5-point declaration भेजा, लेकिन उसको बैक नहीं करा। आगे कहता है द रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 11 मेंबर्स वाज अपोज्ड बाय रशिया एंड चाइना। The resolution had called off for the efforts of defensive nature to ensure safety and security navigation through the Strait of Hormuz and invitation to other countries to military escort ships। चाइना पाकिस्तान से इतना नाराज हो गया कि उसने इशक दर को एक तो समन करा बीजिंग में, वहां पर बुलाकर उसने एक 5-point का एग्रीमेंट साइन, डिक्लेरेशन साइन करवाया 7 अप्रैल को यूएन में भेजने के लिए, और फिर उसको चाइना ने बैक नहीं दिया। सॉरी। आगे इसमें ये कहता है कि इनफैक्ट
the behavior of the US delegation in the first round of talks in Islamabad, where they took continuous dictates from Washington and advice from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before walking away, did not go down well with the Iranian. The very next day, US announced the blockage, an act of war. The Iranian ports of Strait of Hormuz and its ally in the war, Israel, continued its military campaign in Lebanon, ignoring Pakistan claims that the ceasefire included Lebanon. अब क्या हुआ, अगले दिन इन्होंने वॉशिंगटन वाले, अब जब पीस टॉक्स हो रही थी ना, तो ये जो स्टीव विटकॉफ और ये जेरेड कुशनर था ना, ये बार बार कभी वॉशिंगटन फोन कर रहा है कि भाई ईरानियन ये कह रहे हैं, कभी आपका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को फोन कर रहा है कि भाई ये कह रहे हैं। जो कंडीशन मतलब ईरान की थी ना, कि ईरान बार बार तेहरान फोन कर रहा था IRGC के ऑफिशियल्स को, वही कंडीशन इन लोगों की भी थी। ये भी बार वॉशिंगटन फोन कर रहे थे, मतलब कि शॉट्स जिन्होंने लेने थे ना, वो बेसिकली इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। दोनों को शॉट्स लेने की मतलब उनको डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटीज थी ही नहीं उनके अंदर। भाई जब तक आप डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज रखने वाले बंदों को भेजोगे नहीं, तो किसी डिसीजन पे आप पहुंचोगे कैसे। अब जो अगला पैराग्राफ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। At the same time, Iran can't endorse the Pakistan with whom it shares a long 900 किलोमीटर बॉर्डर। अब जो मैंने आपको कार्गो शिप्स के बारे में बता रहा था ना, कि जो इतने सारे कार्गो शिप्स पाकिस्तान के अंदर लैंड करें USA के, और अरगची साहब मैंने कहा था कि शायद उनको डर था, इस वजह से वो पाकिस्तान कल गए थे, उसकी पुष्टि ये पैराग्राफ करती है। As Iran focuses on the sea where the US has embarked troops, it will have to ensure that its land border with Pakistan is not exploited by the US for ground invasions। ये कह रहा है कि अगर ईरान का दिमाग इस टाइम, क्योंकि सी की तरफ फोकस है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के आगे सारी सी है और उसने वहां पर 2 वॉरशिप्स लगा रखी हैं अमेरिका ने, तो इसका ये कहना है कि ईरान का ध्यान वहां पर है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जिसका लैंड 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ लग रहा है, वहां से USA अपने ट्रूप्स भेज दे इन्वेजन के लिए। ये डर ईरानियों को सता रहा है। और प्लस ये कार्गो शिप्स भी आए, तो उसको ये डर है कि इन कार्गो शिप्स में कहीं आर्मी तो नहीं आ गई जो कि इन्वेजन कर दे, अंदर घुस जाए ईरान के अंदर। ये डर अरगची साहब को भी है और पूरे ईरानियन रेजीम को है, और यही बात मैं कल आपको बता रहा था। अगला ये कहता है कि बिसाइड्स ईरान वुड आल्सो बी अलार्म्ड आफ्टर पाकिस्तान डिस्पैच 13,000 आर्म्ड मिलिट्री पर्सनल along with some aircraft and pilots to Saudi and US ally in the region. The troops were sent for after Saudi Arabia promised to park $3 billion in Pakistani bank. That is why Abbas Araghchi traveled to Pakistan on April 25 to explain why Iran refused to attend the second round of Islamabad talks. अब ये कह रहा है कि क्योंकि 13,000 ट्रूप्स सऊदी के लिए, सऊदी में भी पाकिस्तान ने उतारे हैं, क्योंकि वो $3 बिलियन जो UAE को वापस करना था, जो अभी मैं नेक्स्ट खबर में बताऊंगा, उस वजह से उसने 13,000 ट्रूप्स अपने उतार दी। क्योंकि अगर वो 13,000 ट्रूप्स ना उतारता तो सऊदी पैसा ना देता, और सऊदी पैसा ना देता वो पाकिस्तान UAE को कैसे पैसा देता। तो ये एक चेन बंदी हुई है। तो इस वजह से भी, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है और भीख मांगता रहता है और सबसे भीख मांगी हुई है, तो वो न्यूट्रल नहीं है ऑब्वियसली। अगर ईरान उसको पैसा नहीं देगा तो पाकिस्तान ईरान की बात कभी नहीं मानेगा और उसका पॉइंट भी नहीं रखेगा। ये ईरान को अच्छे से पता है। दैट इज ऑल्सो द रीजन ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि वो ओमान गए थे, बिकॉज ओमान इज अ न्यूट्रल जोन, विल क्रिएट अ न्यूट्रल जोन फॉर द पीस टॉक्स। Leadership and even threats to kill an entire civilization. Hint: Trump badly needs to victory that would protect internationally to maintain US continued military, economic and seeking support domestically. The most suitable country to bail out US is obviously Pakistan, a country always in need of economic support from US in terms of tariffs, regular bailouts from IMF, but its highly डबल गेम में डेंट इस्लामाबाद रिलेशन विद चाइना एंड। अब वो ये कह रहा है कि भाई हमेशा भिखारी देश है, पैसे के लिए मरता रहता है, लेकिन उसका ये जो दोगलापन है चाइना और USA के बीच में पाकिस्तान को ढोल बना चुका है। इस पूरी खबर का ये सार निकला है। ये मेरा एक प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा आपका मान के चलो ब्रीफिंग है, ये मैं चैट में भी लगा दूंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। जो भी मैंने आपको भी बताया डिटेल्ड में, उस सारे पॉइंट्स का पॉइंटर्स मैंने यहां पर बना रखे हैं। सारा कुछ है इसमें, कैसे कैसे पाकिस्तान ने कब कब ईरान को धोखा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स को धोखा दिया और चाइना को धोखा दिया, और कैसे पाकिस्तान सबसे पैसे लेकर बैठा हुआ है। Pakistan misread Iran's position, promised the US about facilitating the talks, poor condition and lack of clarity, credible damage, और पाकिस्तान तो credible कभी है ही नहीं। पाकिस्तान is walking in the tight rope between powerful players, but tight ropes can break. Bottom line ये है, पाकिस्तान wants to be mediator, but it is now becoming the pressure point.
अगली खबर की चलते हैं पाकिस्तान की। यूएई ने जो पाकिस्तान से पैसे मांगे वो क्यों मांगे थे? बिहाइंड यूएई's डिसीजन लाइज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इन अबू धाबी ओवर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ड्यूरिंग द रीसेंट यूएस वॉर. Islamabad positioned itself as mediator between Washington and Tehran, an approach that reportedly did not sit well. Emirati analyst says the UAE viewed neutrality as acceptable in the conflict. Unacceptable माना, where Gulf states felt directly threatened. Abu Dhabi sees things a kind of black and white, adding if you are mediating then you are in middle ground. वो कह रहा है कि भाई तुमको मिडिल ग्राउंड में रहने को किसने कहा था? सऊदी ने डील ही पाकिस्तान के साथ इसलिए करी थी कि भाई पाकिस्तान सऊदी की तरफ से ये गंदे काम करेगा, ये गंदे काम करने के लिए ही सऊदी ने उसके साथ एक पैक्ट में आया था. अब अगर पाकिस्तान उसके साथ उसके लिए काम करेगा ही नहीं, अपनी फोर्स भेजेगा ही नहीं, तो सऊदी तो खुंदक खाएगा ही खाएगा. प्लस यूएई ने उससे पैसे वापस क्यों मांगे? वो उसका सबसे बड़ा रीजन तो यह था, देयर आर ऑल्सो डीपर रीजनल टेंशंस एट प्ले. रिलेशन बिटवीन सऊदी एंड यूएई हैव बीन स्ट्रेन्ड पर्टिकुलरली ओवर येमेन where they lack rival fraction. Pakistan growing alignment with Riyadh, including defense pact signed last year, has added another layer of friction. One advisor said that UAE has signaled it wanted Islamabad to take tougher stance against Iran, लेकिन वो कभी लेगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसने यूएसए से पैसे खाया हुआ है, तो यूएसए को कैसे धोखा दे सकता है. अब ये खबर तो इससे रिलेटेड है. दूसरी खबर एक और आई है, जो ईरानियन है ना, ईरानियन कैसे पाकिस्तान पर अब शक करने लगे हैं. Iranian lawmaker questions Pakistan role as mediator between Tehran and Washington. A senior Iranian lawmaker has questioned Pakistan credibility as a mediator between Tehran and Washington, alleging that Islamabad leans towards US interests, even as diplomatic efforts continue to explore possible channel for engagement. The remarks come after Iranian Parliament Ibrahim Raisi, who criticized Pakistan's stability as neutral intermediate ongoing regional diplomacy. Despite criticism and reported delays in talks held in Islamabad, Tehran also been linked to the New Deal proposal reportedly sent to Washington aimed reopening the Strait of Hormuz. अब ये भी यही कह रहा है कि भाई इसके न्यूट्रलिटी पे हमको शक है. शक क्यों है? सबसे बड़ा शक तो इसीलिए है ना, क्योंकि भाई हर किसी से पैसा जब खा के बैठोगे तो आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हो? आपको उस तरफ लीन होना ही पड़ेगा जिसकी तरफ से आपको पैसा आया हुआ है. इसलिए ईरानियों को भी इस चीज पर, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा डाउट है और शक भी है. अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं, अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका में. Mali defense minister killed in a major weekend assault. Government spokesperson confirms minister's death. Relatives earlier said Sadio Camara died in an attack on home. Al-Qaeda linked JNIM. Tariq dominated group stage attacks. Army bases targeted near capital and in north. Russia mercenaries wounded in battle. Russian TV. ये Reuters की खबर है. अब मैं आपको ये बताता हूँ, माली एरा अफ्रीका में ये कोने में आता है माली. अब यहां पर हुआ क्या है, माली का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मार दिया गया था इन अटैक इन हिज रेजिस्टेंस. द गवर्नमेंट सेड ऑन संडे अ हाई प्रोफाइल फैटेलिटी ड्यूरिंग कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट स्टेजेस द प्रीवियस डे बाय इंसर्जेंट इंक्लूडिंग द वेस्ट अफ्रीका एंड अल क्वायदा एफिलिएटेड एरिया. ए कार laden with explosive driven by a suicide attacker drove into Camara's residence in the town of Kati, the spokesperson said in a statement read on the state television. The government has recently pursued closer ties with Washington, which has sought to rebuild cooperation on security, explore mining opportunities. Mali foreign minister told Reuters this Monday that past Monday, मतलब पिछले Monday, neighboring states and foreign powers were backing the terrorist group but declined the name to name the countries. अब इसमें क्या है कि ना, माली में ना क्या है, माली 3 ग्रुप में बटा हुआ है. सबसे पहला तो अलकायदा ग्रुप आ जाता है जो JINM है, टॉरेक डोमिनेटेड एक एरिया आ जाता है और रशियन मर्सिनरीज एरियाज आ जाते हैं. अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर जितनी मेरी नॉलेज है ना उसमें यह है कि इस एरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा क्योंकि सरकार यूएस की तरफ थोड़ा झुकने लगी. तो जब वेस्ट की तरफ जब भी ये लोग झुकने लगते हैं ना, तो वहां का जितना भी आपका मान के चलो कि टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर रशियन बैक्ड होते हैं, प्लस चाइनीज और रशियन दोनों के बैक्ड होते हैं ग्रुप्स, वो वहां पर आपके हमले करना शुरू कर देते हैं और वहां पर अनइजीनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं उस एरिया में. क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना वो अफ्रीका में काफी ज्यादा है. चाइना पे जब से यूएसए ने शिकंजा कसना शुरू करा विद रिगार्ड टू रेयर अर्थ, तो अफ्रीका एक ऐसा हब बन गया और ऐसी जगह बन गई जहां पर यूएसए की नजर शुरू से रही. क्योंकि अगर रेयर अर्थ चाहिए तो अफ्रीका इज द बेस्ट प्लेस वेयर यूएसए कैन माइन द रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मटेरियल्स एंड एवरीथिंग.
सो उस एरिया को अब बैटल ग्राउंड बना दिया चाइना ने, रशिया ने और अमेरिका ने। ये मेन कोर खबरें हैं। लेकिन इसको बैटल ग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये तीन सुपर पावर जो है वो खुद तो इस चीज में उतरेगी नहीं, अपनी आर्मी को उतारेगी नहीं, तो क्या होता है कि इन तीनों की बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि वहां पर अनइजीनेस करते हैं। उसमें से एक ग्रुप ने परसों डिफेंस मिनिस्टर के घर पे एक कार में बम रखकर उसके घर के अंदर बम मार दिया और उड़ा दिया उसको। ये एक खबर हुई है, जितना मैंने बताया ये मेरा एक माली कॉन्फ्लिक्ट एरिया का मैंने एक जगह बनाई है कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है और कहां कहां पर ग्रुप एक्टिवली कहां काम कर रहा है। ये सारा कुछ इसमें यही खबरें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो, लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया वो यही बात है। दूसरी खबर पे अगर हम आते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से ही है। तो कॉन्गो लॉन्चेस $100 मिलियन यूएस बैक्ड माइनिंग गार्ड टू सिक्योर द साइट्स। अब कॉन्गो ने क्या करा है, $100 मिलियन का यूएस बैक्ड एक माइनिंग गार्ड ग्रुप बनाया है अपना माइंस को सिक्योर करने के लिए, जहां पर माइनिंग हो रही है उन साइट्स को सिक्योर करने के लिए। न्यू माइनिंग गार्ड टू रीच 20,000 पर्सनल बाय 2028 फंडेड बाय यूएसए एंड यूएई पार्टनरशिप्स। यूनिट एम्स टू कर्ब स्मगलिंग, बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्लेस मिलिट्री इन माइन सिक्योरिटी। अब $100 मिलियन का ये है, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल रखी हैं। आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो माइंस इंस्पेक्टोरेट said on Monday it had created a parliamentary mining guard to secure mining sites and mineral supply chains as the world top cobalt producer tries to curb smuggling and insecurity in the sector and boost investor confidence। ये कह तो स्मगलिंग और ये रहा है, लेकिन इसकी जो खबर है ना, वो पिछली खबर जो मैंने आपको करी ना, वहां पर जो अनसर्टेनिटीज आई हैं आपकी माली में, उसी के मद्देनजर कॉन्गो में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है बाय यूएस एंड यूएई। ये मोटा मोटा मैं आपको जितना मैंने पढ़ा है और जितनी अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। द program will be funded by a $100 million budget under strategic partnership with the United States and UAE, the General Inspector Mines said in a statement. Congo, the world's second largest copper supplier with the major reserve of lithium called coltan and gold, is battling Rwanda-backed rebellion in this mineral-rich east that has killed thousands and displaced hundreds of thousands of Kisanen. Last year signed a mineral partnership with the US to strengthen supply chains and security as Washington seeks to resume China's dominance in critical minerals। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में यही बताया था, चाइना की डोमिनेंस क्रिटिकल मिनरल्स पे अगर यूएसए को कम करनी है तो द बेस्ट एरिया वेयर यूएसए कैन इन्वेस्ट इज इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका इज वेरी रिच इन आपका क्रिटिकल मिनरल्स एंड ये जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें अफ्रीका इज वेरी रिच। इसी को देखते हुए ये तीनों सुपर पावर ने अफ्रीका को एक वॉर जोन बना दिया है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स एंड एवरीथिंग। गोल्ड की भी काफी माइनिंग होती है अफ्रीका में। अफ्रीका आपको पता है ना बहुत रिच है, मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है अफ्रीका। अफ्रीका को भगवान का वरदान मान के चलिए, लेकिन क्योंकि अफ्रीका पर सबकी नजर रही है माइनिंग की वजह से, अफ्रीका को कभी भी किसी कंट्री ने ग्रो नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात है वहां पर अफ्रीकन की जो टेंडेंसी है ना, इट हैज ऑलवेज बीन दैट ऑफ स्लेव्स। उस वजह से भी अफ्रीका कभी ग्रो नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे अफ्रीकन्स के दिमाग में आ रहा है दैट वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। वहां के लोग अब थोड़ा जागरूक होने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने भी लगे हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको ये पूरे दोनों स्लाइड जितनी भी थी ना, उन दोनों का मैंने आपको लिंक और बता रखा है कि कैसे दोनों खबरें आपस में लिंक्ड हैं। कॉन्गो में यूएस बैक्ड माइनिंग सिक्योरिटी है, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट्स है। अफ्रीका इज द न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर, मैंने अभी आपको बताया। रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड मार्केट, ये सब कुछ मैंने अभी आपको बताया था। Both regions see involvement of global power to secure resources. Instability creates opportunity, weak governance and armed groups create space for foreign controls. Control over minerals and regions, global supply chains. यहाँ पर क्या यूनाइटेड स्टेट्स strengthening the footprint in the resources rich mines like Congo, already deeply invested across the Africa in mining, or expanding influence in security region like Mali, military presence in political region. Africa future will be shaped by who controls its resources and who controls its stability. तो Africa is very much rich in its resources, but Africa has to understand this कि सिर्फ रिच होने से कुछ नहीं होता, आपको उस रिचनेस को समझना पड़ेगा और अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए आपको अपने हाथ में कमान लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जब तक आप हाथ में कमान नहीं लेंगे ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। अब आज मैंने आपको सबसे पहले तो मेन चीजें आपको बताई, जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको चाइना के बारे में बताया कैसे यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाकर चाइना की
आप मान के चलिए उसको, उसकी गर्दन कैसे दबा दी चाइना की। और यूएसए का इस वॉर का मेन रीज़न, उनमें सारे मेन रीज़न में एक रीज़न ये भी था कि चाइना को उसको कमज़ोर करना था, क्योंकि चाइना की ऑयल सप्लाई वेनेजुएला से आती थी, वेनेजुएला को यूएसए ने ले लिया। सेकंड ईरान से आती थी, ईरान को भी यूएसए काफ़ी हद तक चोट पहुंचा चुका है, पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पाया लेकिन काफ़ी हद तक पहुंचा चुका है। और रशिया से सप्लाई, आपको पता ही है, रशिया उसकी इतनी सप्लाई नहीं दे सकता कि हर चीज़ को पूर्ति कर सके। तो चाइना इज़ ब्लिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड यूएसए इज मेकिंग श्योर कि चाइना को चोट लगती रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया पाकिस्तान कैसे ईरान वॉर की वजह से यूएसए और चाइना के बीच में फंस चुका है, और यूएई ने जो पाकिस्तान से उसका जो बेल आउट फंड वापस मांगा वो क्यों मांगा। फिर मैंने आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताया कि कैसे साउथ अफ्रीका नया जियोपॉलिटिकल वॉर जोन बनता जा रहा है फॉर यूएसए, चाइना एंड रशिया। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले जियोपॉलिटिकल इनसाइट पे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।